नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। बता दें, डोईवाला की जीवनवाला ग्राम सभा के फतेहपुर टांडा में प्रॉपर्टी डीलरों ने अवैध प्लांटिंग के लिए किसान की सिंचाई नहर बंद कर दी है। इससे हरदयाल सिंह सैनी के खेत में उगाई गई गन्ने की फसल सूखने लग गई है। आपको बता दें, जहां पर उनकी देखभाल पुत्र साथ ही साथ आपको बता दें, उनकी देखभाल पुत्रवधू कर रहे हैं। स्थानीय किसान गुरमीत सिंह ने बताया है कि सालों से प्रयुक्त नहर को तोड़कर डीलरों ने कब्जा कर लिया है, जिससे कई बीघा जमीन बंजर होने के कगार पर है। किसान आक्रोशित हैं और प्रशासन ने उचित कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो हड़ताल और अन्य गंभीर कदम उठाने से परहेज नहीं करेंगे। डोईवाला से आशीष यादव की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। इस खेत में हमारे नहर थी, जो कई वर्षों पुरानी नहर थी, हमारे बहुत पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई थी और उसमें सरकारी पैसा लगा हुआ था। तो हमने इस खेत में इतनी मेहनत की थी, गन्ना लगाया था, पूरा सूख गया। इसके अलावा हमारे खेत के अलावा अन्य भी 10-12 खेतों में पानी लगाया जाता है उस नहर से। ये नहर डीलरों के द्वारा तोड़ी गई है। हमने इस बात की शिकायत चौकी प्रधान जी और एसडीएम मैडम, जेई साहब, हर जगह की है। लघु सिंचाई विभाग वाले भी देखने आए हैं, पर देखने के बावजूद, आने के बावजूद भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं है। अब हमें बताएं, हमारा पूरा गन्ना सूख गया है। हमारा कम से कम ये 3-4 लाख का गन्ना था। इसके अलावा हमारा एक और खेत है 3-4 बीघा का। तो हम क्या करें इसमें? सरकार बोलती है कि हम इतनी योजनाएं चला रहे हैं किसानों के बारे में, तो अब किसानों के साथ तो इतना कुछ हो रहा है, इसमें गरीब किसान क्या करे? जो छोटे किसान है, उनकी जो छोटी खेती है, इसी से हमारा रोजमर्रा का चलता है, इसी से हमारा परिवार। और अब मेरी सासू जी हैं, उनका नाम, जिनका ये गन्ना सूखा, मेरे छोटे भाई की जमीन थी, वो गुजर गए हैं जनवरी में, पिछले जनवरी में। इसलिए इन्होंने ये फरवरी में नहर तोड़ दी गई और डीलर द्वारा तोड़ी गई। मालिकों ने खुद खड़े होकर तोड़वाई है। मुकेश सकलानी और नरेश सकलानी, जिनकी माता के नाम जमीन थी विद्यापति सकलानी, देहरादून अजयपुर के रहने वाले हैं। और हमारे को धमकी देते हैं। हमने मना करा, हमारे को कह रहे हम फौज में, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे को इनसे डर था। हमने हमारी जमीन अवैध कब्जा करा, हमारी नहरें बंद कर, हमारे रास्ते बंद कर दिए। तो हम काश्तकार कहाँ जाए? कितनी पुरानी? कम से कम 100 साल पुरानी नहर है, जो हमारे बुजुर्गों द्वारा बन रही थी। मेरी उम्र 78 साल की हो गई है। तो मेरे से बड़े भाई भी होंगे और मेरे रिश्तेदार, हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं। तो गाँव में सबको मालूम है और मौका मुआयना करा जाए। हमने रोकने की कोशिश करी और इन्होंने। अगली खबर देख रहे हैं, जहां खटीमा के ब्लॉक सभागार में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री भावना मेहरा, जिलाध्यक्ष विमला मुंडेला, ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा, पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी और उत्तराखंड कोऑपरेटिव के पूर्व अध्यक्ष सिद्धांत सिंह रावत ने संयुक्त रूप से किया है। जिलाध्यक्ष विमला मुंडेला ने मुख्य वक्ता भावना मेहरा को पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत किया है। मुख्य वक्ता भावना मेहरा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं की भूमिका निर्णायक बन गई है। उन्होंने महिला उद्यमिता, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन में महिलाओं को प्रगति पर प्रकाश डाला है। सभा को दान सिंह रावत और सरिता राणा ने भी संबोधित करते हुए महिलाओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत संकल्प है और 2047 तक भारतवर्ष को विकसित भारत बनाना है। उसी के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत को लेकर स्वदेशी को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश भर में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और उसी को लेकर महिला मोर्चे का ये स्वदेशी को किस प्रकार से प्रोत्साहित करना है, उसको लेकर ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। उसमें हमारी विभिन्न समूह की महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और निरंतर जब से ये कार्यक्रम आयोजन हुआ है, माननीय मोदी जी ने इसके लिए बजट भी निर्धारित किया है। पूरे देश का बजट 20 लाख करोड़ इसमें निर्धारित किया है इसको लेकर। और इसी में हम अगर भारतवर्ष की बात करें तो आज दुग्ध उत्पादन में भारतवर्ष प्रथम नंबर पर है पूरे विश्व में। और यदि हम मत्स्य पालन की बात करें तो मत्स्य पालन में भी हम आज दूसरे नंबर पे हैं और इसी प्रकार से मौन पालन में भी हम वृद्धि कर रहे हैं। अगली खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, जहां हरिद्वार को मेले की तैयारियों को लेकर मेला अधिकारी सोनिका ने बताया है कि इस बार प्रशासन का मुख्य फोकस स्थायी कार्यों को पूरा करने पर है।
जिससे मेले के बाद भी स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों को लाभ मिले। मुख्य कार्यों में घाटों का निर्माण और सुधार, सड़कों का विकास और नए पुलों का निर्माण शामिल है। आपको बता दें, अब तक 15 से 16 कार्यों के लिए सरकारी आदेश जारी हो चुके हैं और अन्य कार्यों को मंजूरी मिलने की प्रक्रिया में है। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए सीसीटीवी कैमरास के साथ एआई आधारित सॉफ्टवेयर से 24 घंटे और सातों दिन मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इसका उद्देश्य भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों और यातायात जाम को त्वरित कार्रवाई इस पर करना है। मेला अधिकारी ने विश्वास जताया है कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी रहेगी और प्रशासन इस आधार पर व्यवस्थाओं का पुख्ता भी कर रहा है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। कुंभ मेला होने जा रहा है 27 में। भव्य दिव्य बनाने की बात, अर्ध कुंभ को कुंभ बनाने की बात है। किस तरह की चीजें होंगी जो अलग होंगी? जैसे मैंने बताया कि हम लोग मेजरली परमानेंट कामों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और परमानेंट प्रवृत्ति के जो कार्य जैसे घाट हो गए, रोड हो गई, हमारे पुल हो गए, उस पे हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं और उसी के क्रम में जीओ जारी हो रहे हैं और कार्य स्टार्ट हो रहे हैं। कितने कामों की स्वीकृति हो चुकी है? अभी हमारे 15 से 16 काम के जीओ हो गए हैं और करीबन इतने ही कार्य की अभी हमारी जीओ होने प्रस्ताव है। पब्लिक को लाना, भीड़ को लाना है, श्रद्धालुओं को लाना है ऐसे मेले में, अर्ध कुंभ है उसको कुंभ बना रहे हैं, किस तरह संभव होगा? मैं ऑफ लेट देख रही हूँ कि जितने भी हमारे बड़े स्नान भी हो रहे हैं, चाहे कांवड़ हो, चाहे जो हमारे रेगुलर स्नान होते हैं, उसमें भी काफी मात्रा में, भारी से भारी मात्रा में यहाँ पे लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और उस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले कुंभ में ज्यादा लोग। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के प्रयास लगातार जारी हैं। ट्रैफिक पुलिस वीकेंड और बड़े आयोजनों के समय विशेष सतर्कता बरती रही जा रही है। वहीं बता दें आपको, ताकि जाम की समस्या कम की जा सके। हालांकि राजधानी में अक्सर ट्रैफिक जाम गंभीर स्थिति बन देता है और लोग परेशान हो जाते हैं। एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह के अनुसार बड़ी रैलियां और सड़कों में चल रहे पेचवर्क ट्रैफिक बाधा का कारण बन रहे हैं। पुलिस विभाग आगामी पर्यटक सीजन को ध्यान में रखते हुए तैयारियों पर पूरा ध्यान दे रहा है और वीकेंड में भी ट्रैफिक सुधार के लिए सक्रिय प्रयास जारी हैं। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। हाँ, देखिए, जो भी बड़े आयोजन होते हैं उससे पूर्व ट्रैफिक पुलिस द्वारा होमवर्क किया जाता है। उसके बाद जो भी हम प्लान बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। बावजूद इसके कि ट्रैफिक और वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और सड़कें अभी हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी जो बरसातों में टूट गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। बाकी जो भी हमारे आगामी समय है, न्यू ईयर आने वाला है और शीतकालीन पर्यटन बढ़ने वाला है, तो उसके लिए भी हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। और अगली खबर देख रहे हैं, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बिहार में चुनाव परिणामों पर खुशी जताई और तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन बिल को कचरे में डालने की बात कही थी। शम्स ने आरोप लगाया है कि वक्फ की जमीनों पर कब्जा और लूट हुई है, जबकि केंद्र सरकार ने गरीब मुसलमानों का हक दिलाने के लिए कानून बनाया है। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हुए कहा है कि गरीब मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण है और इससे वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता भी आएगी। शम्स ने कहा है कि पूर्व सरकारें और अध्यक्ष वक्फ को लूट चुके हैं और बंगाल में भी जनता अपने समर्थन में बदलाव लाएगी। देहरादून से मोनू राजपूत की विशेष रिपोर्ट। बिहार की जनता ने जिस तरह से एक कहते हैं कि बिहार के लोग राजनीतिक बहुत शानदार समझ रखते हैं, उसका परिचय बिहार के लोगों ने दिया। और जिस प्रकार तमाम विपक्ष के नेता और ख़ासकर तेजस्वी यादव जो सीएम फेस थे बिहार में, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि अगर हम सत्ता में आए तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो उम्मीद है उसको हम डस्टबिन कर देंगे। तब भी हमने कहा था कि ऐसा कहना तेजस्वी यादव के लिए ये बहुत ख़तरनाक साबित होगा और गरीब मुसलमान जो ये उम्मीद करता है कि वक्फ से उसको लाभ मिलेगा, वक्फ माफियाओं से ज़मीन को छीनकर सरकार उस गरीब मुसलमान का भला करेगी, कहीं ना कहीं वो और उसके सेंटिमेंट्स आहत हुए। और जो लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को डस्टबिन करने की बात कर रहे थे, वो उन्हें बिहार की जनता ने डस्टबिन कर दिया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अब बिहार में जिस तरह का बड़े बड़े सेमिनार करके सारा मुख्य विपक्ष इकट्ठा होकर उत्तराखंड सरकार 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को पूरी तरह बंद कर देगी। जी हाँ, पूरी तरीके से बंद करेगी। इसके स्थान पर सभी अल्पसंख्यकों के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होगा, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता लेने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक सचिव पराग मधुकर धकाते के अनुसार राज्य में 400
92 मदरसे वर्तमान में मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। साथ ही साथ बोर्ड बंद होने के बाद इन्हें 2 चरणों में पुनः मान्यता लेनी होगी। पहले उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मानकों के अनुसार और फिर अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकार प्राधिकरण में पंजीकरण। इसके लिए नई नियमावली और पोर्टल तैयार किया जा रहा है। वही बता दें, मदरसा संचालक मुफ्ती रईस अहमद और मुस्लिम स्कॉलर खुर्शीद आलम ने कहा है कि छोटे मदरसों के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मानक पूरा करना मुश्किल है। यदि ये नियमावली में राहत नहीं मिली तो संचालक सड़क और अदालत तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। जो नया एक्ट आया है, जो उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा के संबंधित है, यहाँ पे अथॉरिटी प्राधिकरण बन रहा है यहाँ पे। तो इस नियमावली के अंतर्गत मुख्य रूप से जो हमारे मदरसे हैं, 452 मदरसे पंजीकृत मदरसे हैं, इनको पुनः रजिस्टर करना पड़ेगा। वहाँ पे नियमावली बनाने की कार्रवाई प्रगति पर है यहाँ पे। लेकिन इसके स्टेज 1 ही है कि स्टेज 1 में उत्तराखंड बोर्ड से संबद्धता लेनी है वहाँ पे, और स्टेज 2 में जो है आपको मुख्य रूप से जो हमारी जो नया एक्ट बना है उसके अंतर्गत जो मान्यता है वो उसके अंतर्गत लेनी है। तो ये दोनों स्टेज एक दूसरे से जुड़े हुई है। इसमें मुख्य रूप से क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है और क्वालिटी ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए जो भी मानक होंगे वो मुख्य रूप से उत्तराखंड बोर्ड के जो मानक है उसके मानकों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। और जो मान्यता, ये मसला हमारे सामने भी है। पहले तो इन्होंने मदरसों पर छापेमारी शुरू करी उत्तराखंड में और तकरीबन 250 मदरसे सील किए, कुछ मदरसों को तोड़ा भी है। खालिस मदरसे ही बाज लोगों की आंखों में खटकते हैं। इसके अलावा और छोटे छोटे दूसरी अकलियतों के और बहुसंख्यकों के ऐसे इदारे और इस तरह की तंजीमें चल रही हैं जिस पर किसी भी तरह का कोई आज तक एक हर्फ नहीं आया। और पहले तो इन्होंने मदरसों को इसलिए मुख्तलिफ नोटिस दिए कि भाई मदरसा बोर्ड से एफिलिएशन कराओ। जब हमने अपील कर दी मदरसों से कि भाई सब लोग ठीक है, सरकार की बात माननी चाहिए, एफिलिएशन कराओ, तो अब इन्होंने वो एफिलिएशन के लिए तकरीबन हजारों एप्लीकेशन मदरसा बोर्ड के लिए जुड़ने के लिए तैयार है। लोग मदरसा बोर्ड से मान्यता लेने के लिए तैयार हैं। वहां लोगों ने पैसे खर्च किए और वहां गए। देखिए, एक्ट बन चुका है, उसका इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2026 से होगा, जब मदरसा बोर्ड को रिपील कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। अब मदरसा बोर्ड नहीं रहेगा तो उसके लिए जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है या बोर्ड है, उसके जरिए तमाम मदारिस का, तमाम मदरसों का सिलेबस भी बनाया जाएगा और उसके अंदर उसका रजिस्ट्रेशन भी होगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद प्राधिकरण में भी रजिस्ट्रेशन होगा, तब ये मदरसे चल पाएंगे। उनके मानकों के हिसाब से जो बड़े मदरसे हैं वो तो शायद उनको तो मान्यता मिल जाए, मगर जो छोटे मदरसे चल रहे हैं और वो एक तरह से जो यहाँ पर जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी, उसकी बैकबोन थी, उसको अगर मानकों के हिसाब से देखेंगे तो उनको मान्यता नहीं मिलेगी। तो इस संदर्भ में मुझे ये कहना है। खास बुलेटिन में तय बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।